श्री अमरनाथ जी यात्रा आस्था, उत्साह और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। इस बीच मंगलवार तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 13वां जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। 232 वाहनों के काफिले में 5335 श्रद्धालु बालतल और पहलगाम आधार शिविरों की ओर रवाना हुए। इसके साथ ही इस साल अब तक जम्मू से रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 93,000 को पार कर गई है। वहीं सोमवार को 24,529 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा अमरनाथ के दर्शन किए, जिससे 3 जुलाई से अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या बढ़कर 2,75,618 हो गई है। यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है और प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी एजेंसियां श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे तैनात हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। अगर हम कल शाम तक के आंकड़ों की बात करें तो 2,75,000 यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं पवित्र गुफा के, और कल भी तकरीबन 24,000 के करीब यात्रियों ने दर्शन किए थे। आज अगर हम यात्री निवास जम्मू की बात करें तो यात्री निवास को मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ यात्री निवास के बाहर के दृश्य आप देख सकते हैं, और यहाँ पूरा बंदोबस्त है सिक्योरिटी का, और उसके बीच यात्री भी, कई यात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और यहाँ 13वें जत्थे से आज 5,000 से ज़्यादा यात्री यहाँ से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। अब जो 14वें और 15वें जत्थे के लिए जो यात्री निकलने हैं, वो यात्री अब यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और यात्रियों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आप आए हैं। क्या आप कहाँ से आए हो? जी, हम उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से आए हो। आप क्या करते हो? जी, हम शॉप, सोना चांदी गलाने का। अच्छा। पहली बार जा रहे हो? जी, पहली बार जा रहे हैं यात्रा के लिए पहली बार जा रहे हैं। कब से प्लान कर रहे थे यात्रा के लिए? हम लोग तो बाद में 2 महीने 3 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी आने का सौभाग्य मिला है। अच्छा, तो ये बताइए कि शिवलिंगम तो वहाँ पे अब नहीं है, वो जो है उसका कोई असर तो नहीं सर, अब तो भाई वो कंकर में है, शंकर सब आस्था का विषय है। आस्था में? जी सर। तो कितने लोग आप वहाँ से आए हो? हम लोग काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंकुश कुमार सोनी है, और मैं उत्तर प्रदेश रातों से हूँ। और भोले बाबा की कृपा है कि हम लोग सब आस्था से, मैं 8वीं बार जा रहा हूँ भोले बाबा के। हर साल जाता हूँ दर्शन करने। 8वीं बार जा रहे हैं? कब से शुरू किया? मैं 2019 से यात्रा शुरू किया हूँ, और उसके पहले नहीं जा पाया था, और अब की बार मेरा 8वीं बार है। अच्छा, पहलगाम से जाते हो बालतल? नहीं, पहलगाम से हर बार जाते हैं, बालताल से उतरते हैं। बार बार आप आते हैं, उसका क्या रीज़न? उसका बहुत फ़र्क है। भगवान ने आस्था दिया, और भगवान का आस्था है कि हम लोग बहुत अच्छे से परिणाम हम लोग का आगे मिलता है। हम लोग की शॉप है, शॉप की वजह से। और जब ये आप जाते हो, कोई असुविधा तो नहीं होती? नहीं, हमारे बीएसएफ की और हमारे जेके पुलिस ने हमारे बहुत हेल्प किया और हमारा बहुत साथ देते हैं। हम इनका बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु सोनी, मैं यूपी कौशाम्बी से हूँ। आप पहली बार जा रहे हो? जी, मेरा दूसरी साल हो गए। पहले कब गए थे? पहली बार मैं गया था 2025 में गया था। अच्छा। जी। कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने में, जो है अलग ही आनंद रहता है यहाँ पे पहुँचने पे। वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं अलग ही फील होता है जो है, और यहाँ पे हमेशा आने का ही मन होता है। शिवलिंगम तो नहीं है, उसका कोई मनोबल? देखो, जैसे शिवलिंग नहीं है तो क्या हुआ, वो जगह तो है। विष्णु भगवान के बोलते हैं, भोलेनाथ ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी, यूँ कबूतर है। और आस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि शिवलिंग हुई और आस्था नहीं है तो फिर जाने का कोई महत्व नहीं है ना। आप ये भी तो सोचो, इतनी दूर से इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, उसका कोई रीज़न तो होगा। मन में तो आस्था है। अब मन में आस्था नहीं है, आप शिवलिंग बना रहे हैं तो क्या ही रीज़न है उसका, आप ही बताइए। और वैसे भी ये शिवलिंग गायब होने का या अंतर्ध्यान होने का कोई ये महत्वपूर्ण कारण नहीं है। ये जो साल का 13वां मंथ है, जो पुरुषोत्तम महीना अधिक मास चालू हुआ था ना, वो महीने एक्स्ट्रा होने के कारण शिवलिंग अंतर्ध्यान हो गई। वरना 1 महीने पहले अपन स्टार्ट करते तो हमेशा की तरह सबको दर्शन होते भोलेनाथ के। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आगामी श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर दशनामी अखाड़ा राजगुरु गद्दी के महंत
महामंडलेश्वर 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नगर स्थित दशनामी अखाड़ा मंदिर परिसर में इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विभिन्न धार्मिक संगठनों, मंदिर समितियां तथा यात्रा मार्ग पर निशुल्क लंगर सेवा देने वाली संस्थाओं के डेलीगेशंस ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में इस वर्ष यात्रा को अधिक सुविधा स्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। खासतौर पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, लंगर सेवाओं के प्रभावी संचालन, समन्वय और व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज ने सभी धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों से पिछले वर्षों की तरह पूरे समर्पण के साथ सेवा कार्य में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सारी जातियों को एक करके लेकर के चलना है, यही भगवान का संदेश होता है और वही हमें पालन करना चाहिए, वही करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर धार्मिकता रखनी चाहिए, धार्मिकता की बात होनी चाहिए और दूसरी बातें धार्मिकता को छोड़कर धार्मिक स्थलों पर नहीं होने देनी चाहिए। हमने आज तक कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया। यात्रा की बात है, यहाँ का विशेष देखना पड़ता है। हमारा देखो कठुआ में है कॉलेज, अमरनाथ यात्री एक हफ्ते से रोजाना रुक रहे हैं। शाम को हम 1 मिनट पूछते हैं कितने यात्री हैं, कोई परेशानी तो नहीं, बस अपने आप सब कर लेते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। दरअसल 12 और 13 जुलाई की रात को कैमरे में 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे, जिसके बाद जवान तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए। फिलहाल सुरक्षा बल संदिग्धों का पता लगाने के लिए पूरे इलाके में चेकिंग जारी रखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की चढ़ाई गई कथित नकली चांदी के मामले में कटरा की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस को जांच से जुड़े सभी रिकॉर्ड और अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। दरअसल यह मामला तब सामने आया जब श्राइन बोर्ड ने करीब 20 टन चांदी को सरकारी टकसाल में जांच के लिए भेजा। शुरुआती जांच में ज्यादातर मेटल शुद्ध चांदी के बजाय कैडमियम और दूसरी सस्ती धातुओं की मिलावट वाला पाया गया। अंदाजा यह है कि इसकी वजह से 500 करोड़ कीमत की चांदी की वास्तविक कीमत महज 30 करोड़ रुपए ही आंकी गई। जांच में कथित तौर पर श्रद्धालुओं को नकली चांदी बेचने वालों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि रद्द करने के बाद से बौखलाए पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक नई और नापाक साजिश सामने आई है। सोशल मीडिया पर लश्कर कमांडर हारिस डार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो आतंकियों को पानी के रास्ते भारत में घुसपैठ और जल जिहाद की गीदड़ भभकी के साथ ट्रेनिंग देता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियों और जांबाज जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। सीमा पार के आतंकी कैंपों, जल मार्गों और भारत में प्रवेश करने वाली नदियों के रास्तों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि दुश्मन की किसी भी हिमाकत का ऑन द स्पॉट मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जम्मू कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए नई बस्ती के व्यापारियों की दुकानों को तोड़े जाने के लिए चिन्हित किया गया था, जिसके बाद व्यापारियों ने लंबा विरोध प्रदर्शन किया। भारी हंगामे के बाद अब जम्मू सरकार ने इस दुकानदारों को वैकल्पिक दुकानें तो दे दी हैं, लेकिन नया विवाद खड़ा हो गया है। व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन ने उनसे चंद्रभागा इलाके में कॉमर्शियल जगह देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें गोल गुजराल में जगह दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि शहर से दूर जाने की वजह से उनके ग्राहक टूट जाएंगे और आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से शहर के भीतर ही दुकानें देने की गुहार लगाई है। इस ऐसे दुकानदार जिनकी दुकान जो है जो जम्मू कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे है उसमें आ रही थी,
उनको किसी अन्य जगह पे यानी कि अल्टरनेट जगह पे दुकानें अलॉट की जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ये आप जो फ्लाईओवर देखेंगे ये जम्मू कटरा अमृतसर एक्सप्रेस वे है, जिससे जो यात्री यहाँ पे आते हैं उनको सुविधा देने की एक कोशिश है और जो कंजेशन जम्मू सिटी में है उसको कम करने की एक कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई थी। लेकिन बीच में जो है काफ़ी विवाद बढ़ा जब यहाँ के दुकानदारों ने एजिटेशन की शुरुआत की। और अब जो है ऐतिहासिक फैसले से दुकानदार क्या सोचते हैं, यहाँ के स्थानीय जो हैं शॉपकीपर भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को जो है दुकानें जो हैं अलॉट की गई हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? हमें कोई अलॉट नहीं की गई। हमें 1.5 साल पहले, 1.5 साल के करीब डिप्टी साहब ने बुलाया था। जब हम एलजी साहब से मिले थे पवन जी हमारे, तब बात हुई थी कि हमें आपको चंद्रभागा जगह दी जाएगी, जगह दिखाई गई, सब कुछ दिखाया गया। उसके बाद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी 10 दिन पहले आता है पेपर में कि कैबिनेट ने पास किया है, कहाँ पास किया हमें कोई मालूम नहीं। अब आता है कि उन्होंने कर दिया इम्प्लीमेंट, मगर वो गोल गुजराल है, ना हम दुकानदारों को पसंद है ना वहाँ काम है। तो यहाँ से उठा के हमें गांव में बसा रहे हैं, बसा नहीं रहे, फंसा रहे हैं कि गांव में फंस के हम क्या करेंगे। आने जाने का खर्चा दुकानदारों का, म्यूनसिपलिटी का किराया देना है, बिजली का किराया, ये तो जरूरी देना ना। खाना चाहे ना खाएंगे हम, घर में माँ बाप को दवाई नहीं देंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, पर कहाँ से निकालेंगे वो। जी पवन जी, आपने भी वो एजिटेशन में जो है काफ़ी यहाँ पे जदोजहद की थी। आप जिस तरह से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, इसका फैसला बड़े पहले हो गया था। ये विधानसभा के चुनावों से पहले हम माननीय मनोज सिन्हा साहब से मुलाकात की थी, तो वहाँ फैसला हुआ था कि आपको कहीं ना कहीं हम बसाएंगे। लंबी बैठकें का दौर शुरू हुआ दुकानदारों का और यहाँ के देवकाम साहब के साथ। फिर बीच में इलेक्शन होगी और इलेक्शन होने के बाद जो सरकार आई उसने 1.25 साल इस फाइल को रोक के रखा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। हमारे सभी के लिए दुकानें बची हैं अभी तक, और ख़ासकर हमारे MOSPMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक वक्त ऐसा भी था कि दूसरे दिन दुकानें ये टूटनी थी, लेकिन उनके फ़ोन के बाद ये रुक गई। तो सभी लोगों का इसमें योगदान रहा, लेकिन 1.25 साल की फाइल उसमें बस्ते में रख के लोगों के हित के विषय में फैसला ना करना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। अभी केवल जगह की जो जहां आपको जगह अलॉट की गई है केवल उसको लेके मनमुटाव है, या आपको लगता है कि कोई अन्य बात नहीं, जो जगह दिखाई है वो तो हमारी भी नॉलेज में भी नहीं है। हम उधर गए, हमें पूरा गोल गुजराल पूरा देखा, वहाँ पर तो अभी जंगल है, पूरा ऐसे खेत है, तो वहाँ से उठ के वहाँ जाने का तो मतलब ही नहीं है। अगर हमें जहाँ पहले दिखाई जगह चंद्रभागा में अगर दिखाई, वहाँ पे पास भी की, हमारा सारी बातें की, हमारे पेपर चेक किए, इन्होंने सब कुछ एक एक बंदे के टेंडेंट लगाई। DC साहब, कमिश्नर साहब ने पूरा टेंडेंट करके वहाँ भेजा, हमारी फ़ोटो भी खींची, सब कुछ किया। फिर वहाँ से मुकर गए, फिर हमें बेली चलाना भी दिखाई। फिर यानी कि आपसे वादा किया गया था कि चंद्रभागा में आपको दुकानें अलॉट की जाएंगी, तो दुकानदारों का यही कहना है कि जो जगह अलॉट की गई है वो उनको कहीं ना कहीं उनके लिए सही नहीं होगी, मार्केट के लिए सही नहीं होगी। चंद्रभागा जो यहाँ जम्मू सिटी में एक इलाका है, वहाँ यदि दुकानें दी जाती हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी होगी। लेकिन जिस तरह से इस काम में कोई भी रुकावट जो है वो नहीं आई, जो जम्मू कटरा एक्सप्रेस से जो अमृतसर तक जाता है उसमें काम में कोई रुकावट नहीं आई। अब केवल जो है इनको रिहेबिलिटेट करने की बात है, और रिहेबिलिटेशन के लिए जो ज़मीन जो है जिसका चुनाव किया गया है उससे ये दुकानदार खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजन वैद, न्यूज़18 जम्मू। राजौरी में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कैंटीन पर छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान अस्पताल की कैंटीन से नियमों की धज्जियां उड़ाकर इस्तेमाल किए जा रहे 6 घरेलू LPG सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही कैंटीन में जांच के दौरान लगभग 20 किलोग्राम असुरक्षित और खराब खाना मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने इस लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए घरेलू सिलेंडरों के गैरकानूनी इस्तेमाल के लिए कैंटीन मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है। तस्वीरें GMC राजौरी की हैं, यहाँ की कैंटीन पर अचानक जो है जब फूड सप्लाई महकमा की तरफ से रेड डाली जाती है तो 6 जो है डोमेस्टिक सिलेंडर यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, जिनके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। और ये बिल्कुल हॉस्पिटल के परिसर के अंदर कैंटीन है, और यहाँ पर जो है वो किस तरह से इलीगल वे से जो है वो इन्हें यूज़ किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर मिठाई दी जा रही थी वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय जो है वो की गई है।
ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये भी घटिया किस्म की मिठाई जो है वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिश्नर खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने खुद आकर इस कार्रवाई को किया है। और ये जो देख सकते हैं किस तरह से घटिया किस्म की मिठाई यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही थी और ये जीएमसी के उन पेशेंट्स के अटेंडेंट को खिलाई जा रही है जो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है जीएमसी प्रशासन की कि जीएमसी प्रशासन के नाक तले इतना बड़ा यहाँ पर जो है गंदगी जो है वो खिलाई जा रही है। यहाँ पर लोग ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को बीमार कर लोगों को किया जा रहा है और यहाँ पर अचानक छापेमारी की जाती है और छापेमारी के दौरान ये पाया जाता है कि जो कंटीन करने वाले हैं यहाँ पर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। साजिश पे सारा अटैक हुआ था मुंबई का भी, तो ऐसे केसेस में इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू होने चाहिए, इंटरपोल के थ्रू सीबीआई भेजने चाहिए और इससे इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, लीगल प्रोसेस कंप्लीट होता है और पाकिस्तान पर भी प्रेशर बनता है क्योंकि हमने लीगली इसको कंप्लीट किया। अब ही इज़ वांटेड इन इंडिया, वरना क्या होता था पहले बहुत सारे इन्होंने सैकड़ों अटैक कराए हैं जम्मू कश्मीर में पूरे देश में, लेकिन कभी भी इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे लगता है ये कानूनी कार्रवाई कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो जम्मू में एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए ने हाफिज सईद को भी अभियुक्त बनाया है। ये दरअसल पहलगाम हमलों का मास्टरमाइंड है। पहलगाम हमला जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती है, जहां बेगुनाहों का उनका धर्म पूछकर खून बहाया गया था। और इसी अहम खबर पर और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता राजन वैद जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, बहुत बड़ी खबर है, जम्मू में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ राजन गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यानी क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद किस तरह से पाकिस्तान में मौजूद है और वहां से बैठकर जो नापाक हरकतें हैं, जो आतंक है, वो भारत में एक तरह से फैलाने की कोशिश करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें हाफिज सईद जो एलईटी का चीफ है उसका नाम जो है वो सामने आया है। हिंदुस्तान एवं जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में जो आतंकवादी घटनाएं आज तक हुई हैं उसके पीछे एलईटी चीफ जो है हाफिज सईद का हाथ है, ये दुनिया जानती है। अब पहलगाम हमले में भी जो है हाफिज सईद का जो है नाम सामने आ चुका है, क्योंकि एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है कुछ ही दिनों पहले एनआईए स्पेशल कोर्ट में जो है वो पेश की थी, जिसमें ये खुलासे किए गए थे किस तरह से ये साजिश जो है वो हाफिज सईद की तरफ से रची गई थी। एलईटी जो आतंकवादी थे उन्होंने इस जो वहां पे जिस तरह से मौत का तांडव खेला गया उसके पीछे एलईटी के ही आतंकवादी जो है वो शामिल थे। और ऐसे में जिस तरह से हिंदुओं की वहां पे हत्या की गई, ये एक ऐसी साजिश थी जिसने समूचे जो देश को कहीं ना कहीं तख्ते में ला दिया था। और आपको बता दूं कि जिस तरह से वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई खुलासे जो है एनआईए ने किए थे, उसके बेसिस पे ही जो है अब एनआईए स्पेशल कोर्ट की तरफ से ही जो नॉन बेलेबल वारंट है वो हाफिज सईद के खिलाफ जो है वो इशू किया गया है। और ये जो कानूनी लड़ाई है वो भी साथ साथ चलती है। और किस तरह से उस घटना के बाद पाकिस्तान में कई एलईटी के आतंकवादी जो कैंप थे उनको हिंदुस्तान ने तबाह कर दिया था। और ये भी एक अन्य जो हम कह सकते हैं उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि अभी भी जो एक लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ वो अभी चलेगी, लंबी चल सकती है, क्योंकि जिस तरह से जब तक हाफिज सईद और इस तरह के जो आका पाकिस्तान में बैठ के साजिश रचने में लगे रहेंगे तब तक जो है यहाँ पे उनकी कोशिश यही रहती है कि जम्मू कश्मीर में जो शांति जब भी होती है तो उसको किस तरह से भंग किया जाए, यहाँ पे किस तरह से एक तरह से कॉम्युनल हार्मनी को ठेस पहुंचाई जाए, ये भी एक कोशिश जो है एलईटी की रहती है। और जिस तरह से अब इसमें साफ हो चुका है कि जो वो दरिंदगी थी जो पहलगाम में दिखाई गई 2025 में, वो जो है उसके पीछे भी हाफिज सईद था जो पाकिस्तान में बैठ ही साजिश को रचने में लगा हुआ था। अब कानूनी लड़ाई भी जो है, कानूनी एक्शन भी जो है उसके खिलाफ होगा। और यही जो केस है और अब उसकी जिस तरह से उसकी गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ जो है वो केस चलेगा। और यही कोशिश है कि किसी भी तरह जो है एक प्रेशर माउंट हो। बिल्कुल राजन, हाफिज सईद
के जो गुनाह हैं वो दुनिया से छुपे नहीं हैं और ख़ासतौर से भारत के खिलाफ वो हमेशा एक तरह से नफरत उगलता है, सांप्रदायिक जो उसकी कार्रवाई होती है वो करता है, आतंक फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब जो कानूनी प्रोसेस होगा वो किस तरह से चलेगा। गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, इसके बाद जो कानूनी पहलू है उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो कानूनी कार्रवाई है वो अपने तय जो नियम है उसके हिसाब से चलेगी। अब उसे भगोड़ा जो है वो घोषित किया जाएगा और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके खिलाफ केस चलेगा। यानी कि पाकिस्तान को एक साफ मैसेज दे दिया जाएगा कि ये जो आतंकवादी है ये जो है ये कानून का मुजरिम है हिंदुस्तान में, और ऐसे में यदि कोई भी देश उसको पनाह देता है वो भी उतना ही ज्यादा जिम्मेदार और उतना ही ज्यादा गुनहगार होता है उसके उस क्राइम में। तो जिस तरह से हाफिज सईद ने जो निहत्थे लोगों की हत्या की, उस हत्या में जो है उसकी साजिश में वो शामिल है, तो कहीं ना कहीं कानूनी जो कार्रवाई है उस पर जो है उसी हिसाब से वो आगे चलने वाली है। जी बिल्कुल राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने जम्मू में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए ने हाफिज सईद को भी अभियुक्त बनाया है। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को एक सख्त पैगाम देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद ने ही पहलगाम हमले की साजिश रची थी, क्योंकि वो साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का भी मास्टरमाइंड है। और आपको बता दें कि वो हिंदुस्तान को वांटेड है और इसके अलावा पहलगाम हमले में भी अब उस पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।